तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज 7वां दिन था धर्मस्थला में खुदाई का और 29 जुलाई से ये सिलसिला शुरू हुआ था। आज साइट नंबर 12 को चुना गया खुदाई के लिए, क्योंकि साइट नंबर 11A जो पहले 11 था उससे करीब 100 मीटर की दूरी पर कल खुदाई हुई। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि साइट नंबर 12 की खुदाई भी पूरी हो गई और साइट नंबर 12 से कुछ नहीं मिला। कोई सबूत, कोई सुराग, कोई कंकाल के अवशेष या हड्डियां नहीं मिली। अब पहली किस्त में या पहले फेज में जो 13 साइट चुने गए थे उनमें से सिर्फ एक बचता है और वो है साइट नंबर 13, साइट नंबर 13। और एसआईटी के सोर्सेस के हिसाब से साइट नंबर 13 की खुदाई का काम कल सुबह 11 बजे यानी वेडनेसडे को शुरू होगा। इस पूरे पहले फेज में सबसे इंपॉर्टेंट साइट नंबर 13 को ही माना जा रहा है और उसकी वजह यह है कि उस शिकायतकर्ता, सफाई कर्मचारी या विसिल ब्लोअर जिसकी वजह से एसआईटी का गठन हुआ, जिसकी वजह से ये खुदाई लाशों की तलाश के लिए जारी है, उसने जो कहा है उसके हिसाब से इस साइट नंबर 13 पर मास बरियल हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा लाशें यहीं दफनाई गई हैं। लाशों को लाइन से कतार में रख कर दफनाई गई हैं। तो साइट नंबर 13 जिस पर सबकी नज़र है, इसकी खुदाई कल होगी। 12 की खुदाई आज हो गई। तो इस तरीके से जो पहले फेज़ में 1 to 13 जगहों को चुना गया था, 12 की खुदाई का काम पूरा हो गया। इन 12 जगहों की खुदाई में से 2 को छोड़ दें तो 10 जगह से कुछ नहीं मिला। जो 2 साइट्स थे, साइट नंबर 6 और साइट नंबर 11A, जिसकी खुदाई कल हुई थी, इन 2 जगहों से ज़रूर सुराग और सबूत बाहर आए। साइट नंबर 6 की कहानी तो पहले ही आपको बता चुका हूँ। वहाँ से 25 इंसानी हड्डियाँ मिले थे, जिसमें जबड़े की हड्डी, रिब की हड्डी और 5 दांत। लेकिन साइट नंबर 11A में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये साइट नंबर A की खुदाई का काम कल शाम को पूरा हुआ, यानी 4 अगस्त को। और खुदाई का काम पूरा होने के बाद अब जंगल से एसआईटी की टीम, फॉरेंसिक की टीम और सोको की टीम बाहर निकल रही है। बाहर पुलिस वैन है, बड़ी तादाद में मीडिया के कैमरे, पुलिस वाले और आम लोग हैं जो यहाँ देखने के लिए आए थे कि यहाँ खुदाई में क्या कुछ मिल रहा है। पहली बार साइट नंबर A की खुदाई से बड़ी कामयाबी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अराउंड 100 से भी थोड़ा ज़्यादा बोन्स मिले, इंसानी कंकाल के अवशेष मिले, 100 से ज़्यादा। और ये जो शुरुआत में आप जंगल से निकल कर लोगों को जाते हुए देख रहे हैं, इनके हाथ में बकेट है जो सील पैक है, एक लंबा सा कोई उपकरण है या कुछ और है, वो भी सील पैक है, कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें लेकर जा रहे हैं। और आखिर में इस वैन में ये सारे सबूत रखे गए। ये उसकी तस्वीर है। ये सारे सबूत, सारी चीज़ें 11A साइट से बरामद हुई। क्या क्या बरामद हुई? अब ये जो सील पैक बाल्टियाँ आप देख रहे हैं, बकेट या फिर बाकी चीज़ें, जो एसआईटी सोर्सेज हैं उनके हिसाब से 100 से ज़्यादा बोन्स मिले हैं और ये वो सारी चीज़ें इन्हीं में पैक करके ले जाई जा रही हैं। इन 100 बोन्स में से रीढ़ की हड्डियाँ, रिब्स की हड्डियाँ, जबड़े की हड्डियाँ और 2 कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की लंबी हड्डी बरामद हुई है 100 में से। और जो मौके पर फॉरेंसिक टीम मौजूद थी उसके हिसाब से इन 100 हड्डियों में जो बरामद हुई है, ये अगर इन हड्डियों के टुकड़ों को और उसको मिलाकर देखा जाए तो शायद 2 से 3 इंसानों की लाशों की ये हड्डियाँ हैं। और पहली 12 साइट्स पर खुदाई के बाद एक इंसानी खोपड़ी भी मिली है। अभी तक खोपड़ी नहीं मिली थी। साइट नंबर 6 से हड्डियाँ ज़रूर मिली थी, लेकिन यहाँ इंसानी खोपड़ी भी मिली है, जिसे सहेज कर फॉरेंसिक टीम ने रखा है और ले गए हैं। इसके अलावा यहाँ से एक अजीब चीज़ मिली कि जिस साइट 11A पर खुदाई हो रही थी उसके पास एक साड़ी लाल रंग की, जो एक 6 फीट ऊंचे पेड़ से एक गांठ उसका बंधा हुआ था, एक सिरा, और ये साड़ी वहाँ थी जिसे फॉरेंसिक टीम ने वहाँ से उतारा है। जो फॉरेंसिक टीम पहली नज़र में उनके हिसाब से जो साइट 11A से सारी हड्डियाँ बरामद हुई, जो 2 से 3 लोगों की हो सकती हैं, उनमें से एक फीमेल है। तो ये तो सारी बरामदगी की बात हुई। अब
अब तक जो कुछ बरामद हुआ है, ये अभी एक नई जानकारी सामने आई है कि इन सभी चीज़ों को फिलहाल जो साइट 6 से मिले और जो कल मिले, इनको अभी फॉरेंसिक्स लैब नहीं भेजा गया कि इनकी कैसे जांच होगी, कैसे पता चलेगा इनका एज, उम्र, लिंग। फिलहाल इसको अस्पताल में ही रखा गया है, धर्मस्थला के पास ही मैंगलुरु में एक सरकारी अस्पताल में। और रीज़न ये दिया गया है कि पहले मेडिकल ओपिनियन ली जाएगी इन बरामद गड्ढों से निकली हुई हड्डियों के बारे में, और डॉक्टरों की ओपिनियन लेने के बाद इसे फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। हालांकि वहाँ आसपास में जो है सबसे बड़ा अगर मेडिकल कॉलेज जो है वो है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, KMC। ये धर्मस्थला से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर करीब 15 से 20 बॉडी या लाशें रखने की कैपेसिटी है। और कहते हैं कि इस KMC में फॉरेंसिक एक्सपेरिमेंट के लिए भी सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है वहाँ पर इसको अभी भेजें, लेकिन इसके बाद इसकी फॉरेंसिक जांच कहाँ होगी, किस लैब में भेजा जाएगा, जाहिर सी बात है वो सरकारी ही होगी, उसका भी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि उस रीजन में अगर हम बात करें साउथ में, तो हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब काफ़ी फेमस है और काफ़ी उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वो हैदराबाद फॉरेंसिक लैब में भेजे जाते हैं। लेकिन अब ये कर्नाटक सरकार को फैसला करना है, SIT को फैसला करना है कि वो इसको कहाँ भेजेंगे। साथ ही इन बरामदगी के अलावा एक चीज़ और हुई है, वो ये कि अब SIT ने यह फैसला किया है कि जो शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने लोकेशन बताए पहले 13, उस 13 की खुदाई कल यानी 6 अगस्त को शुरू होने की उम्मीद है सुबह 11 बजे। अब इसमें कितना वक्त लगता है, क्योंकि आज भी रुक रुक कर बारिश हो रही थी, मौसम ख़राब था, फिर भी कार्रवाई जारी थी। तो अब उसके हिसाब से जब वो खुदाई का काम पूरा हो जाएगा, तब SIT सोर्सेस ने बताया है कि इसके बाद जो उसने अराउंड 50 साइट्स बताएं, ये तो 13 है, 13 के अलावा 40 बल्कि 37 रिमेनिंग जो बचे हुए हैं, उन साइट्स के बारे में कब से खुदाई शुरू होगी उसका फैसला लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि 13वें साइट्स की खुदाई के बाद ये काम रुकेगा नहीं, लेकिन इस 13वें साइट्स की खुदाई के बाद जो भी चीज़ें मिलती हैं और साइट 6 से साइट 11A से जो चीज़ें बरामद हुई हैं, उन चीज़ों को तब ये फैसला लिया जाएगा मेडिकल ओपिनियन के बाद कि इसको फॉरेंसिक लैब में भेजा जाए, और फिर ये पता किया जाए कि ये बरामद हड्डियाँ किसकी हैं, कितनी पुरानी हैं, मेल की हैं, फीमेल की हैं, और अगर हड्डियों पे कुछ चोट के निशान होंगे तो ये भी पता चलेगा इनकी मौत कैसे हुई है। और फिर जो मिसिंग पर्सन हैं, जो एक एक कर कंप्लेंट दे रहे हैं, उनकी फैमिली के साथ हो सकता है उसका DNA का मिलान कराया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। तो ये सारी चीज़ें आफ्टर साइट 13 की खुदाई के बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन SIT की जो सोर्सेज उस टीम में शामिल हैं, उन्होंने ये बताया कि एक बार 13 नंबर साइट कंप्लीट हो जाए खुदाई का, देन वो आगे की साइट की डेट अनाउंस करेंगे कि कब से करना है। हालांकि उनका कहना था कि हम ज़्यादा देर अब नहीं लगाएंगे, और अगर लगता है कि बाकी चीज़ों जो बाकी जगह हैं वहाँ पे भी दम है जो सफाई कर्मचारी के बयान और दावे के हिसाब से, तो फिर वो खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। तो ये तो रही अब तक की पूरी इन्फॉर्मेशन। 12 साइट्स कंप्लीट हो गए, 13वीं कल बची है जिस पर हर एक की नज़र है। अब इसी सफाई कर्मचारी के सामने आने के बाद कैसे हालात बदले हैं, इसके 2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। पहली, एक जयंत T नाम के गवाह ने आकर कहा था कि 15 साल पहले उसकी नज़रों के सामने 13 से 14 साल की एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, पुलिस ने नहीं लिखा, पोस्टमार्टम भी नहीं किया और लाश वहीं दफना दिया, और कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जो बेलगाड़िया पुलिस स्टेशन है धर्मस्थला में, उसने FIR दर्ज कर ली है इस जयंत T की इस गवाही पर, और इसकी इस गवाही के बाद FIR दर्ज होने के बाद SIT ने कहा है कि जैसे ही वो साइट 13 को कंप्लीट करेगा, उनकी एक टीम जयंत की गवाही पर उस जगह पर जाएंगे और वहाँ भी खुदाई करेंगे जहाँ उसने कहा है कि 15 साल पहले एक 13-14 साल की लड़की को दफनाया गया था। ये पहला बदलाव आया है इस सफाई कर्मचारी के सामने आने के बाद। दूसरा इससे भी बड़ा है, ये दूसरा है अनन्या भट्ट केस का। अनन्या भट्ट केस के मामले में आखिरकार करीब 22 साल बाद
उसकी माँ को इंसाफ मिला, पहली लड़ाई जीती। अभी लड़ाई पता नहीं कहाँ तक जाएगी। अनन्या भट्ट एक उडुपी में मेडिकल कॉलेज, और उसी मेडिकल कॉलेज में वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट MBBS कर रही थी। तो अनन्या भट्ट फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और 2003 में वो धर्मस्थला जाने का फैसला करती है। अनन्या धर्मस्थला के आसपास उसके कई दोस्त थे लोकल, जो उसी उडुपी के कॉलेज में उसके साथ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन रहने वाले धर्मस्थला के आसपास के गांव के थे। तो लोकल लोग थे, छुट्टियां हुई तो उसने कहा एक बार धर्मस्थला मैं भी जाती हूँ, वहाँ मंदिर के दर्शन भी करूँगी, वहाँ थोड़ा घूम भी लूँगी। तो 2003 में अनन्या वहाँ पहुँचती है अकेले। वहाँ जाने के बाद वो अपने दोस्तों से मिलती है, उसके बाद दोस्त उसको घुमाते हैं। फिर शाम को, जिस दिन वो पहुँची थी उसी शाम वो उसे लेकर धर्मस्थला टेम्पल पर पहुँचते हैं। धर्मस्थला टेम्पल पर पहुँचने के बाद उससे कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ पे देखो, घूमो फिरो, दर्शन करो, मैं बाकी कपड़े और दूसरे सामान लेकर आता हूँ, क्योंकि रात को जहाँ ठहरना है वहाँ फिर सब चलेंगे। तो सब अपने घर चले गए कपड़े और ज़रूरी सामान लेने के लिए, अनन्या को उसी टेम्पल के बाहर छोड़कर। कुछ देर के बाद जब वो लोग लौटे, वो बता कर गए थे कि वापसी में हम यहाँ मिलेंगे। तो अनन्या वहाँ नहीं थी। उन्होंने चारों तरफ उसे ढूंढा, कहीं नहीं मिली। आसपास के लोगों से पूछा, कोई सुराग नहीं। ढूंढते ढूंढते रात हो गई। पहले उन्होंने लगा कि कहीं आसपास न चली गई हो, लेकिन रात हो गई, मिली नहीं। तब उन्होंने अगली सुबह अनन्या की माँ सुजाता को फ़ोन किया। सुजाता भट्ट को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे अनन्या थी, मंदिर के पास छोड़ा और उसके बाद गायब हो गई। ये सुनकर सुजाता भट्ट परेशान, वो दूर थी। उसके बाद वो फ़ौरन घर से निकलती हैं और धर्मस्थला पहुंचती है। लेकिन जब वो धर्मस्थला पहुंचती है तब तक अनन्या भट्ट को गायब हुए 2 दिन हो चुके थे, 48 घंटे। अब वो आसपास हर तरफ उसे ढूंढते हैं, लेकिन कहीं नहीं मिलती। अनन्या की माँ परेशान, सुजाता भट्ट जिस जगह पर उसके दोस्तों ने बताया था यहाँ छोड़ कर गए थे, वहाँ आसपास छोटी छोटी दुकानें भी हैं, लोग थे। सुजाता एक पागल माँ की तरह बेचारी, जिसकी बेटी गायब है, बदहवास ढूंढ रही है। वो आसपास के लोगों से पूछती कि तस्वीर लेकर कि क्या आपने इस लड़की को देखा है। ये सुजाता भट्ट का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जब जब वो तस्वीर दिखाकर उस जगह पर लोगों से पूछताछ की तो ज़्यादातर लोगों का एक ही जवाब उनको मिला, और वो जवाब ये था कि अम्मा यहाँ मत ढूंढो, यहाँ बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ आकर गायब हो चुकी हैं और ये धर्मस्थला में आम बात है। ये उनका स्टेटमेंट है। सुजाता भट्ट, अनन्या भट्ट की माँ, जो मेडिकल स्टूडेंट थी। खैर हर तरफ से परेशान हो गई। परेशान होने के बाद लास्ट में वो पहुँचती हैं पुलिस स्टेशन और जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं के लिए कि मेरी बेटी यहाँ आई और वो गायब हो गई। पुलिस वाले माँ की बात सुनते हैं, रिपोर्ट लिखने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि कहीं इधर उधर चली गई होगी, अपनी मर्ज़ी से, आप हमारा टाइम बर्बाद मत करो। वो बहुत गिड़गिड़ाती हैं। पुलिस वाले कहते हैं पहले ढूंढो, शायद मिल जाए। वो फिर जाती हैं, ढूंढती हैं, फिर 1-2 दिन बीत गया, मिलती नहीं है। फिर पुलिस स्टेशन जाती हैं, पुलिस वाले फिर रिपोर्ट नहीं लिखते। तब कोई भला शख्स मिलता है धर्मस्थला में। वो कहता है कि देखो, इस धर्मस्थला पूरा शहर एक ही ख़ानदान, एक ही घर की वजह से चल रहा है। तो अगर धर्मस्थला के इस सारे लोगों के जो ओनर हैं, मालिक हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे तो फिर पुलिस भी मदद करेगी। बेटी की जुदाई में परेशान माँ फैसला करती है कि वो धर्मस्थला ट्रस्ट के ओनर के घर जाएंगी और वो पहुंच जाती हैं। वहाँ जाती हैं, घर के बाहर कुछ लोग थे। वो कहती हैं मेरी बेटी गायब है, मुझे मदद चाहिए, मिलने आई हूँ। अंदर से तो कोई मदद नहीं मिलती, ना कोई मिलता है, लेकिन बाहर खड़े 4 लोग अनन्या की माँ को धमकाते हैं कि तुम अपनी बेटी को भूलो और वापस लौट जाओ अपने घर। वो कहती हैं ऐसे कैसे चली जाऊँ। तब वो 4 लोग सुजाता भट्ट को उसी घर के बाहर बुरी तरह पीटते हैं। इतना पीटते हैं कि उनके सर में बहुत गहरी चोट आ जाती है, वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। तब तक चूँकि अनन्या के कुछ दोस्त थे, उन्हें भी मालूम था। फिर वो बेहोशी के आलम में थी, उन्हें बेंगलुरु के अस्पताल में ले जाया गया। अगले 3 महीने तक सुजाता भट्ट यानी अनन्या भट्ट की माँ कोमा में थी। 3 महीने बाद उन्हें होश आया। फिर बेटी की याद आई, फिर तलाश शुरू, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। पुलिस ने कंप्लेन नहीं लिखी। धीरे धीरे वक्त बीता। धर्मस्थला के चक्कर बीच बीच में काटती रही। बेटी की खबर कहीं से मिल जाए, कहीं से नहीं मिली। कई बरस बीत गए। इसके बाद 2025 आ गया। अनन्या को गायब हुए 22 साल हो चुके थे। जब वो गायब हुई
तब 20 साल की थी, अगर आज वो है तो 42 साल की होगी। तो खैर इन 22 सालों में कुछ नहीं हुआ, किसी पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 22 साल बाद अचानक सुजाता भट्ट को पता चला कि धर्मस्थला में एक सफाई कर्मचारी है जो 19 सालों तक धर्मस्थला में नेत्रावती नदी के किनारे सफाई का काम करता था, और उसने दावा किया कि उसने बहुत सारी लाशों को दफनाया अपने हाथों से। उन्हें लगा क्या पता हो अगर उनकी बेटी को मार दिया गया तो शायद इसी ने दफनाया हो। इस उम्मीद में वो वापस धर्मस्थला पहुंचती हैं, अभी इसी जुलाई के महीने में, पिछले महीने वहाँ पहुँचती हैं, फिर पुलिस के पास जाती हैं, पुलिस वाले फिर उन्हें बैरंग लौटा देते हैं। अब वो पता करती हैं शिकायत कर्मचारी कौन है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा गया, उससे मिलना मुश्किल। तब फिर कुछ लोग सलाह देते हैं और वो एक वकील को हायर करती हैं, मंजूनाथ एम, ये उनके वकील हैं। मंजूनाथ एम को वो सारी कहानी सुनाती हैं। मंजूनाथ एम उन्हें लेकर एसपी के दफ्तर पहुंचते हैं। इस दौरान में अभी सफाई कर्मचारी और उसकी खुदाई की बात मीडिया में आनी शुरू हो गई है। एसपी को भी पता है बहुत सारे शिकायतकर्ता आएंगे। पहली बार 22 सालों में धर्मस्थला की पुलिस ने सुजाता भट्ट की कंप्लेंट को सुना और फिर कहा कि आपकी कंप्लेंट दर्ज करेंगे। 22 साल बाद अनन्या भट्ट की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज हुई और अब एसआईटी के पास भी ये कंप्लेंट गई है। जो सारी लाशों की रहस्य है जो ढूंढा जा रहा है, उनमें एक नाम अब अनन्या भट्ट का भी जुड़ गया है। अभी पता नहीं ऐसे नाम कितने और आगे जुड़ेंगे। 22 साल बाद एक माँ को आधा इंसाफ मिला, कम से कम कंप्लेंट तो दर्ज हो गया। अब आगे क्या होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल सबकी नज़र साइट नंबर 13 पर है, यानी 13वीं जगह जहाँ खुदाई कल यानी बुधवार को यानी 6 अगस्त को होनी है। और इस जगह को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, क्या सामने आएगी, कल इसका अपडेट दूंगा। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही। लेकिन आज उत्तराखंड में जो तबाही आई, ऊपर वाला खैर करे और जो लोग गुम हैं वो सही सलामत मिल जाए, यही दुआ है। बादल के फटने से मुझे 2014 का वो मंज़र याद आ गया जब उत्तराखंड में इसी तरीके की आफत आई थी। देखते ही देखते आशियाने बह गए, घर गिरौंदे की सब बह गए, कई लोग चपेट में आए। बस सब ठीक हो, यही दुआ है। राहत का और बचाव कार्य जारी है वहाँ पर। तो ये तो रही उसकी अपडेट। बाकी कल धर्मस्थला की जो भी अपडेट होगी आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। बहुत सारे लोगों के मेल आ रहे हैं इस धर्मस्थला को लेकर के, सर ये कब तक चलेगा। मैंने पहले भी कहा था आपको कि सच्चाई कब बाहर आएगी। ज़्यादातर लोग ये पूछ रहे हैं, जब इतनी सारी चीज़ें सामने हैं तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल से तो एसआईटी बनी है साहब, बरसों पुराने मामले हैं, एक एक कर खोद कर निकाले जा रहे हैं। और अभी जैसा मैंने कहा कि अभी तो 13वीं साइट कल पूरी होगी, उसके बाद अभी लगभग 35-40 साइट और हैं। तो जब वहाँ से सारी चीज़ें निकल आएंगी उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, तो उसके लिए अभी हमें लगता है कि इंतज़ार करना पड़ेगा। खैर, इस खबर पर लगातार पूरी क्राइम तक टीम की नज़र बनी हुई है और हम आपको लगातार इसके बारे में अपडेट ज़रूर देते रहेंगे। फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज वेदांत चौरसिया एंड ज्योति चौरसिया, इन दोनों का जन्मदिन है। और कमाल ये है कि दोनों बाप बेटे, तो एक ही दिन पिता का भी और बेटे का भी बर्थडे। तो वेदांत एंड ज्योति जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। मुकेश मोरे, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुकेश। साथ ही शिवनाथ का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शिवनाथ। और ये भेजा है शेषनाथ ने। इसके अलावा फरीदा खातून, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे फरीदा जी। और ये भेजा है मोहम्मद फ़हीम ने, मोहम्मद फ़हीम की वाइफ है फरीदा। साथ ही अनिल सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल सिंह। आप हमेशा अच्छे रहे, खुश रहे, एंड थैंक यू इस खूबसूरत मेल के लिए। और ये भेजा है सृष्टि सिंह ने, जो इनकी वाइफ है। इसके अलावा मोहम्मद आदिल, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, आपके प्यार के लिए, और ये प्यार यूँ ही बना रहे। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।